Assalamu alaikum first year. Today we are going to discuss about the importance of water. In the last lecture we have studied about the importance of carbon. जब हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन वाटर है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वाटर की क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंस है. ठीक है, इस वजह से हमें पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है और उसके अलावा वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग वाटर को डिफरेंट एस्पेक्ट से स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरह से उसकी इम्पॉर्टेंस है. फर्स्ट जो इसमें पॉइंट है दैट इज़ वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ. ठीक हो गया कि वाटर के बग़ैर जो है वो हमारी लाइफ का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है. ठीक है, वो किस तरह से, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर 90% जो होता है वो वाटर ही तो होता है. ठीक है, तो लाइफ जो है इस वजह से उसको कहा गया है कि वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ. इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में है सबसे ज़्यादा उसमें वाटर, हर एक ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो वाटर की ही होती है. अब ये क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में थोड़ी सी डिफर करती जाती है. ठीक है, लेकिन डिफरेंस किस तरह से आता है कि जो मैक्सिमम इसके अंदर वेरिएशन आ जाती है वो 65 to 89% की होती है. मतलब ये कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 89 या 90% तक वाटर प्रेजेंट होता है. बाकी ऑर्गेनिज्म में थोड़ा थोड़ा सा वेरी कर जाता है. उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ह्यूमन टिश्यूज़ की, ह्यूमन टिश्यूज़ के अंदर 20% वाटर होता है बोन सेल्स के अंदर और 85% जो वाटर होता है वो ब्रेन सेल्स के अंदर होता है. ठीक है, ऑल द रिएक्शंस ऑफ सेल. और उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हर टाइम हो रही है, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि कलेक्टिवली जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं. ठीक है, वो जो सारे रिएक्शंस होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होते हैं, या फिर उनको जो मीडियम रिक्वायर होता है अपनी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए वो वाटर होता है. इट्स मीन कि वाटर के प्रेजेंस के अलावा रिएक्शंस भी प्रोसीड नहीं हो सकते बॉडी के अंदर. उसके अलावा जो मैक्रोमोलिक्यूल्स के और भी बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोलिसिस आ जाता है. हाइड्रोलिसिस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर को बोलते हैं. ठीक है, उसके अंदर भी वाटर की डेफिनेटली ज़रूरत होती है. और उसके अलावा फोटोसेंसिस में एज अ रॉ मटेरियल भी ये जो है वो फंक्शन करता है. उसके अलावा अगर हम लोग अब इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ को देखें, ठीक है, वाटर की, तो आपको पता है कि वाटर जो होता है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है. वो किस तरह से, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होती है और 1 ऑक्सीजन होती है. ठीक है, तो जो मतलब इस तरह से ना पोल्स बन जाते हैं, एक हाइड्रोजन पे और दूसरा जो होता है वो ऑक्सीजन पे पोल बन जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर ज़्यादा है तो और नेगेटिव कम है. ठीक है, इस वजह से वो पोल्स बन जाते हैं. इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं कि ये पोलैरिटी होती है इसके अंदर, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है. ठीक है, पोलैरिटी की वजह से दिस इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर द पोलर सब्सटेंसेस. ये पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर बहुत अच्छी तरह से ये डिज़ोल्व कर सकता है. उसके बाद आयनिक सब्सटेंसेस जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाती हैं, मतलब ये कि डिसोसिएट हो जाती हैं उसके अंदर. ठीक है, उसके अलावा जब नॉन आयनिक सब्सटेंसेस ये जिनके अंदर, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स के अंदर जाती है वो भी वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाती हैं. इट्स मीन ये मतलब ये है कहने का कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो एक तो वाटर के अंदर होते हैं और कोई डिस्पर्स हो रहा है, कोई डिसोसिएट हो रहा है. इसी वजह से तो कहते हैं कि वाटर जो है वो इम्पॉर्टेंट है इन सारे रिएक्शंस के लिए. ठीक है, जब सोल्यूशन होता है ये वाटर जिसको हम लोग कहते हैं उसके अंदर आयन और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं. ठीक है, और रैंडमली मूव इस वजह से करते हैं ताकि वो अपने आप को ऐसे स्टेट में रख सकें, फेवरेबल स्टेट में रख सकें कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स और आयंस के साथ रिएक्ट कर सकें. ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस इन सेल्स अकर इन एक्वस मीडिया. इस पूरे जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी का जो पूरे का मतलब वो यही है कि जो वाटर है, ठीक है, वो एक एक्वस मीडियम प्रोवाइड करता है सारे रिएक्शंस के लिए. In cells, all the chemical reactions are catalyzed by the enzymes which work in aqueous environment. सारे जो chemical reactions होते हैं उनको कैटालिसिस के लिए enzymes की ज़रूरत होती है. मतलब ये कि reactions को speed up करने के लिए enzymes की ज़रूरत होती है. enzymes की प्रेजेंस में reactions होते हैं. ठीक है, तो जो सारे enzymes होते हैं वो भी वाटर के अंदर ही रिएक्ट करते हैं. इस वजह से भी वाटर बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैट्स वगैरह, या ये सॉलेबल नहीं होते वाटर के अंदर. आपको पता है कि ऑयल वगैरह जो होते हैं वाटर के अंदर सॉलेबल नहीं होते. ठीक है, उसके बाद लेकिन इनका फंक्शन होता है कि ये मेम्ब्रेन्स वगैरह को ये जो है वो मेंटेन करते हैं. ठीक है, और सेल्स के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स वगैरह ये बनाते हैं.
नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है हीट कैपेसिटी। मतलब ये है कि वाटर की कितनी कैपेसिटी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अब वो आपको किस तरह से पता चलेगा, फॉर एग्जांपल अगर आप एक बीकर में थोड़ा सा पानी ले लें, ठीक है, 1 लीटर पानी ले लें, ठीक है, तो उसका जितना टेम्परेचर है हमने अगर उससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करा, फॉर एग्जांपल अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, अगर हमने 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर लेके जाना है तो वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा कि उसका टेम्परेचर 15 से 16 हो जाए, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसकी हम लोग यहाँ पे नीचे देख भी लेते हैं, ठीक है। हीट कैपेसिटी, वाटर हैज़ ग्रेट एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट विद मिनिमम ऑफ चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर। मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा भी उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, अब 1% का ही फ़र्क आया ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का है 15 to 16, लेकिन उस 15 to 16 होने में ही ये बहुत सारी एनर्जी जो है वो इनटेक कर लेता है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री इज़ 1। अब ये देखो कि जब 15 से 16 डिग्री वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसमें कैलोरीज कितनी यूज़ हो रही है, सिर्फ 1 कैलोरी यूज़ हो रही है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज मच ऑफ एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। डेफिनेटली जब इंक्रीज़ करना होता है तो उस वक्त हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकेज भी होती है, तो इतनी एनर्जी यूज़ हो जाती है, ठीक है। वाटर दस वर्क एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइज़र। अब वाटर जो है वो एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइज़र भी यूज़ होता है, ठीक है। वो किस तरह से यूज़ होता है कि वाटर अगर हमारी बॉडी में ना हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेनटेन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती हैं, ठीक है, तो कोई चीज़ इंसान के अंदर भी ऐसी होनी चाहिए ना कि उस जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कंडीशंस है वो उसके साथ कोप कर सके या फिर उसके मुताबिक चल सके, क्योंकि हमारी बॉडी के सिस्टम अल्लाह ताला ने इस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं कि हमने अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो वाटर उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है उस टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए, ठीक है। हैंड्स प्रोटेक्ट लिविंग मटीरियल अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। फॉर वही बात कि अगर थर्मल चेंजेस आ जाए, बहुत ज़्यादा हीट हो जाए, तो उसको वाटर हमारी बॉडी के अंदर अगर पहले से स्टोर है तो वो थर्मल जो ये टेम्परेचर स्टेबलाइज़र का काम करेगा और हमारी जो कंडीशंस होती हैं हॉट या कोल्ड कंडीशन उनको मेंटेन करेगा। नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इसके अंदर आप देखते हैं कि क्या होता है। वाटर एब्जॉर्ब्स मच हीट एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ठीक हो गया। हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज एब्सॉर्ब्ड पर ग्राम वेपराइज्ड। आपको पता है कि जब वाटर की वेपराइजेशन होती है, ठीक है, तो वाटर जो है वो हम कहते हैं कि वेपर्स की फॉर्म में बन जाता है या फिर हम उसको गैस कहते हैं, ठीक हो गया। उसने कहा है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन वो हीट है या वो कैलोरीज हैं, क्योंकि हीट को हम इन द यूनिट्स ऑफ कैलोरीज डिफाइन करते हैं, ठीक है। हीट के जो यूनिट्स होते हैं वो कैलोरीज भी हो सकते हैं, बिकॉज हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक हो क्या। उसने कहा है कि अगर हमने 1 ग्राम जो है, ठीक है, वो वाटर का वेपोराइज़ करना है तो उसके लिए जितनी हीट की कैलोरीज हमें रिक्वायर्ड होंगी वही हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 570 किलो कैलोरीज पर केजी। अगर 1 किलोग्राम अगर वाटर को हम लोग किलोग्राम्स में लें तो, ठीक है, अगर 1 केजी जो है, ठीक है, उसको हम लोग वेपोराइज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें कितनी टोटल कैलोरीज चाहिए, 574। इतनी कैलोरीज हीट की जो है वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, इसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन के। अगर वाटर ने लिक्विड से गैस स्टेट में जाना है, ये वेपोराइजेशन करनी है, तो उसके लिए उसको कितनी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक हो गया। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट्स व्हेन वाटर इज ट्रांसपायर्ड और द एनिमल्स व्हेन वाटर इज पर्सपायर्ड। जो एनिमल्स होते हैं वो पर्सपायरेशन करते हैं, जिसको हम लोग ये स्वेटिंग वगैरह भी कहते हैं, ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसपायर करते हैं, वो अपने जो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं ना, लीव्स वगैरह, उनके मार्जिन से वाटर को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हॉट कंडीशंस होती हैं तो जो वाटर होता है ना वो इस तरह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जब वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से वाटर जो है वो ऊपर सिक्रीट हो रहा होता है। उसके अलावा एवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर 1 लीटर है हमारे पास वाटर का तो उसमें से अगर 2 ml एवेपोराइज हो जाए, ठीक है, लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग 998 ml बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता है कि एक जो
लीटर ऑफ वाटर होता है उसके अंदर टोटल 1000 जो होते हैं वो ml होते हैं वाटर के, ठीक है। 1 लीटर के अंदर 1000 ml वाटर के होते हैं। अब 1000 में से 2 ml वाटर उसने कहा है कि एवेपोरेट हो गए, बाकी कितने रह गए पीछे 998। अगर 2 ml उसमें से एवेपोरेट हो गए हैं, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। आइए मेरी बात की समझ। 1000 ठीक है ml वाटर है, उसमें से 2 ml वाटर एवेपोरेट हो गए, ठीक है, तो पीछे रह गए 998 ml ऑफ वाटर। उस 998 ml वाटर जब बनता है तो उसके दौरान जो वेपोराइजेशन के दौरान 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है वो उसको कम हो जाता है, ठीक हो गया। इस तरह से इसके अंदर टेम्परेचर चेंजेस भी आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। आपको पता है कि वाटर जो है वो आयंस बनाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स आयनाइज फ्रॉम H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अगर हम उसको इक्वेशन को खोल लें, H2O है तो एक तरफ H पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरी तरफ OH नेगेटिव आ जाएगा। और ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, बट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ H एंड OH आयंस इन द प्योर वाटर इज अबाउट 10 to 7 मोल पर लीटर, ठीक हो गया। उसके बाद है हाइड्रोजन एंड OH आयंस इफेक्ट एंड टेक पार्ट इन मैनी ऑफ द रिएक्शंस दैट अकर इन सेल्स, ठीक है। ये आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग बाद में कि ये जो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये भी पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद है प्रोटेक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो वाटर परफॉर्म करता है, दैट इज़ प्रोटेक्शन। वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट कहते हैं वो चीज़ जो चीज़ों को सॉफ्ट रखती है, रेजिस्टेंस से बचाती है। दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रिक्शन। वही बात कि जिस जगह हमारी बॉडी, देखिए हमारी बॉडी के अंदर बोन्स भी हैं, मसल्स भी हैं, तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स जो हैं वो साथ साथ है ना, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। अब फ्रिक्शन की वजह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। तो वाटर उन 2 ऑर्गन्स के दरमियान जो है एज ए लुब्रिकेंट काम करती है। इस वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर वाटर होता है ताकि फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो और ऑर्गन्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल टीयर्स प्रोटेक्ट द सर्फेस ऑफ आई फ्रॉम द रबिंग ऑफ आईलिड्स। अब जब हम लोग आंखों को रब करते हैं या जिसको हम लोग मलना कहते हैं वो होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी आंखों से पानी निकल जाता है। वो जो पानी होता है वही वाटर होता है और वो हमारी आइज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि रबिंग से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। अगर वहाँ पर वाटर ना हो तो डेफिनेटली हमारी आंख को कोई ना कोई नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर ऑल्सो फॉर्म्स अ लिक्विड कुशन अराउंड द ऑर्गन्स दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रॉमा। वही बात कि वाटर एज अ कुशन काम करता है ताकि ऑर्गन्स आपस में ना टकराएं और उनका कोई नुकसान ना हो। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।